ठाकुर साहब 60 साल के आसपास हो चले थे और बरकी ढकुराइन 55 के करीब थी। 20 गांवों की मालगुजारी थी। महल जैसी बड़ी हवेली, बीच में दलान और आगे ठाकुर साहब की बैठक। बड़ी ठकुराइन ठाकुर साहब के सबसे करीब थी। वह ठाकुर साहब की कही जाती थी। घोड़े पर कोड़ा लिए बराबरी से चलती थी। उन्हें दया धर्म नहीं था। पूरे गांव पर उनकी पकड़ थी। ठाकुर साहब को बस एक ही गम था कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने पहले छोटी से शादी की, फिर 5 साल बाद और अब मुझसे। छोटी को कामकाज से कोई मतलब नहीं था। दिन भर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारना ही उसकी आदत थी। वह 45 के आसपास हो चली थी, लेकिन उसका आने के बाद भी ठाकुर साहब का गम कम नहीं हुआ। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया टिकी है, इसलिए ठाकुर साहब ने मुझसे ब्याह रचा था। मेरी उम्र यही कोई 21 के आसपास चल रही थी। मैं गरीब परिवार से थी। एक बार पटोरी गांव में जब ठाकुर साहब आए थे, तब मैं बच्चों को इकट्ठा कर पढ़ा रही थी। ठाकुर साहब ने मेरे इस काम की तारीफ़ की और मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। और न जाने उनके दिल में क्या आया, शायद वे मेरी वजह से अपने घर की औलाद की खुशियाँ आ जाएंगी। मेरी माँ तो इस ब्याह के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे पिता ने सोचा इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ना इज्जत की बात है। खैर, मैं बहुत शान और शौकत के साथ ठाकुर साहब से मेरा विवाह हुआ। जैसा कि दूसरी जगह होता है, सौतन के आने पर पुरानी औरतें जलन होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़ी ने ही मेरी नज़र उतारी और छोटी मुझे ठाकुर साहब के कमरे तक ले गई। मैं लेकिन शादी ब्याह की बातें एक सपने जैसी थी, क्योंकि गरीब घर की लड़की की इज्जत तो गांव में खेलने वाले बहुत होते हैं, पर इज्जत देने वाले नहीं। इसलिए जब ठाकुर साहब के यहाँ रिश्ते की बात आई, तो मैंने भी ज़्यादा ना नुकुर नहीं की। अब बड़ी और छोटी की कोई औलादें नहीं थी, लेकिन उनमें आपसी तनातनी वाली कोई बात नहीं थी। बड़ी ही ठाकुर साहब के साथ गांव-गांव जाती थी और वसूली करती थी। ऐसे ही एक बार सोमनपुर गांव गई, जहाँ किसानों ने अपने कर्ज का हिस्सा ठाकुर साहब को भेंट कर दिया। लेकिन सिर्फ राजू ही ऐसा था जो खाली हाथ था। वह हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर जी, ज़्यादा बारिश से फसल बर्बाद हो गई। पिछले दिनों मेरे माँ बाप भी गुजर गए। अब इस साल आप कर्ज माफ़ कर दे तो मैं अगले साल पूरा चुकता कर दूंगा। लेकिन मेरी बड़ी कहाँ मानने वाली थी। उन्हें लठैत से कहा, बांध लो इसे और इसकी सज़ा हवेली में तय होगी। अब जब ठाकुर साहब के यहाँ आई तो पहले पहले तो किसी बात पर अपनी सलाह नहीं देती थी, लेकिन ठाकुर साहब चाहते थे कि मैं हवेली से जुड़ूं और जिम्मेदारी उठाऊं। धीरे धीरे हवेली में रच बस गई और वक्त ज़रूरत पर सलाह देने लगी। रात हो चली थी कि तभी हवेली में हलचल हुई। पता करने पर मालूम हुआ ठाकुर साहब आए हैं और बड़ी भी अपना कूड़ा हवा में लहरा रही थी। तो मुझे एहसास हुआ आज ज़रूर किसी पर जुर्म ढाना जाना है। अब मैं झरोखे में आकर बैठ गई। राजू को रस्सियों से बांधकर आंगन में डाल दिया गया। अब बड़ी ठाकुर साहब के इशारे का इंतज़ार कर रही थी, उस पर कोड़े बरसाने की शुरू करे। मैंने अपनी नौकरानी से उसे मारने की वजह पूछी, तब बोली, मंझली ठकुराइन, यहाँ तो यह सब होता ही रहता है। अरे कोई बकाया पैसा नहीं दिया होगा। राजू थर-थर काँप रहा था। तभी मैंने उसे नौकरानी से ठाकुर साहब के पास खबर भिजवाई कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं झरोखे के पीछे चली गई। तभी ठाकुर साहब आए और मेरी तरफ देखा। मैं बोली, ठाकुर साहब, यह राजू मुझे ईमानदार और मेहनती लगता है, इसलिए इसे यहीं पटक दीजिए। पड़ा रहेगा हवेली में, खेत खलियान में काम करेगा तो करता रहेगा। यह मजबूत लठैत भी है। ठाकुर साहब को मेरी सलाह पसंद आई, लेकिन दूसरों पर अपना खौफ बनाए रखने के लिए उन्होंने राजू को 10 कोड़े की सज़ा देते हुए हवेली के पिछवाड़े की कोठरी में डलवा दिया। एक दिन मैंने नौकरानी से राजू को बुलवाया। हवेली में कोई मर्द औरतों के सामने बात नहीं करता था, इसलिए बात करते समय बीच में पर्दा डाल दिया जाता था। राजू ने पर्दे के दूसरी तरफ आकर सिर झुकाकर कहा, ठकुराइन आदेश। पर्दे से राजू को मैंने देखा। लंबा कद, गठा हुआ बदन, सांवले रंग पर पसीने की बूंद एक अजीब सी कशिश पैदा कर रही थी। उसे देखते ही मेरे तन में उमंग और मन में तरंगे उछाल मारने लगी। मैंने राजू पर रौब गाड़ते हुए कहा, तू तो है राजू, अब क्या हवेली में बैठे बैठे ही खाएगा? मुफ्त में कोई काम नहीं मिलता, समझा? यह सुनकर राजू घबरा गया और बोला, आदेश ठकुराइन। मैंने इधर कहा, इधर आ। ठाकुर जी की बैठक है, उसके ऊपर मयान में हाथ से पंखा झलने वाला पंखा लगा है, उसे डोरी निगल गई है, जरा उसे अच्छी तरह से बांध दो। अब मैं पर्दे के पीछे नौकरानी के साथ खड़ी थी। राजू बंदर की तरह से दीवार पर चढ़कर मयान तक पहुंच गया और उसने पंखे की सभी डोरियां बांध दी। इसके बाद बैठक को साफ करके अच्छे से जमा दिया। दोपहर को ठाकुर साहब ने बैठक का इंतज़ाम देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो नौकरानी से पूछा,
तो उन्होंने बताया। ठाकुर साहब की निगाह में मेरी इमेज अच्छी बनती जा रही थी। एक दिन मैंने ठाकुर साहब से कहा, इस राजू को हवेली के हिफाजत के लिए रख लेते हैं। कहीं जाते समय मैं भी अपनी हिफाजत के लिए नौकरानी के साथ इसे रख लिया करूँगी। ठाकुर साहब ने मेरी बात मान ली। मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी राजू को सौंप दी। हवेली से कुछ ही दूर पर खेत था। खेत में मकान बना था जिनमें हवेली का कोई आदमी वहाँ जाए तो कोई परेशानी न हो। एक दिन मैंने नौकरानी को बैलगाड़ी लगाने को कहा। बैलगाड़ी के चारों तरफ डंडों पर चादर बांध दी गई जिससे कि बाहर का कोई मर्द की निगाह हवेली की औरतों पर न पड़े। बड़ी ठकुराइन अब 60 के पार हो चुकी थी, इसलिए वो सब बंदिशों उन पर नहीं थी। छोटी पर और मुझ पर सबसे ज़्यादा थी। खैर, हवेली के दरवाजे से बैलगाड़ी तक दोनों तरफ पर्दे लगा दिए गए और मैं उन पर्दों के बीच से होकर बैलगाड़ी में बैठ गई। राजू बैलगाड़ी पर लाठी रखकर हाँकने लगा। खेत पर जाकर मैंने राजू को मेड़ बांधने और पानी की ढाल ठीक करने के लिए कहा। थोड़ी देर में काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर बरसने लगी। राजू अभी भी खेत पर काम कर रहा था। नौकरानी को मैंने ऊपर के कमरे में भेज दिया और कहा, जब चलेंगे तब बुला लूँगी, और बाहर से कुंडी लगा दी। बरसात तेज़ हो चुकी थी और राजू छपरे में खड़ा होकर पानी से बच रहा था। मैंने राजू को अंदर आने के लिए कहा। तभी जोर की बिजली कड़की और ऐसा लगा कि वह मकान पर ही गिर रही है। मैंने डरते हुए राजू को जोर से जकड़ लिया। उस समय मैं राजू के लिए औरत और राजू मेरे लिए मर्द था। थोड़ी देर में बरसात थम गई। मेरा मन सुख से भर गया था। राजू मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मैंने उसे फिर से खेत पर भेज दिया और ऊपर से कमरे में से नौकरानी को आवाज़ दी, जो अभी भी सो रही थी। झिड़क कर उठाते हुए कहा, क्या रात यहीं गुजारने का इरादा है? नौकरानी हड़बड़ाकर उठी और बैलगाड़ी लगवाई। वापस हवेली में आकर मैंने राजू को दलान में बुलवाया और बड़ी से कोड़े लेकर राजू पर एक सांस में 50 कोड़े बरसा दिए। इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठाकुर साहब बड़े खुश थे और मंजली भी हवेली के रंग ढंग में रच बस रही थी। उधर राजू से भी ये समझ नहीं पाया आखिर ठकुराइन ने उस पर कोड़े क्यों बरसाए। पहली बात तो ये कि राजू को मैंने एहसास दिलाया कि जो खेत पर हुआ उसके लिए उसे चुप रहना है। दूसरी, ठाकुर साहब और नौकरानी को यह एहसास दिलवाना कि मुझे इस राजू से कोई लगाव नहीं है। तीसरा, कि अगर हवेली में मेरे से वारिस आता है तो उसके हक के लिए मैं कोड़े भी बरसा सकती हूँ। इसके बाद मैंने ठाकुर साहब को रात को मेरे कमरे में गुजारने की ख्वाहिश की। इतनी अदाओं के साथ मैं उसे मना नहीं कर सकी। ये औरतों वाला तिरिया चरित्र मुझ में कहाँ से आ गया, जिसके बल पर मैं अपने इरादों पूरे कर रही थी। अगले दिन मैंने पहले की तरह सामान्य थी। नौकरानी ने राजू को बुलाकर हवेली की साफ़ सफाई करवाई। अब वह डरा और सहमा हुआ था, समय पर अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। आज ठाकुर साहब का खुशियों का पारावार नहीं था। हवेली दुल्हन की तरह सजी थी। दावतों और नाचगालों का दौर चल रहा था। कब रात होती कब सुबह मालूम ही नहीं पड़ता। जो पैसा अब तक हवेली की तिजोरी में पड़ा था, खुशियाँ नाचने का बनाने का खर्च हो रहा था। जगह जगह लंगर लग रहे थे, दान धर्म चल रहे थे। हो भी क्यों ना, ठाकुर साहब का वारिस जो आ रहा था। बड़ी और छोटी भी औरतें थी। उनमें से तीनों तक हवेली का वारिस नहीं दे वजह जान सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वे समझ नहीं पा रही थी कि मैंने ये कारनामा कैसे कर दिया।